हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, कल अपनों ने किया था सॉइल एयर, जिसके अंदर अपनों ने मास फ्लो और डिफ्यूजन के बारे में बात की थी। ठीक है, आज अपन एक बात करेंगे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे अपने। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है कि मान लो अपने पास ये कोई सॉइल है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर पोरस मतलब माइक्रो और मैक्रोपोर तो होते ही हैं। ठीक है, अब इस पोर के अंदर जब वाटर फ्लो होता है, ठीक है, जब पानी बहता है इधर उधर, ठीक है, तो उस वो कितनी रेट से बह रहा है, इसी को बोलते हैं अपने हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, कोई मान लो कोई ग्रेडियंट है अपने पास, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, उसके अंदर क्या है पोरस मीडियम है, उससे जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर, तो वो कितनी रेट से हो रहा है, इसी को बोल देते हैं अपने हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि फ्लो रेट ऑफ, डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा आपका, फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, विच पास्ड थ्रू ए porous medium under a unit hydraulic gradient। ठीक है, एक यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, एक यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में जो पोरस मीडियम होता है उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो होता है वो कितनी रेट से फ्लो हो रहा है, इसी को बोल देते हैं अपने हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अपने पास कोई माध्यम था, उसके अंदर पोर तो होते ही हैं। ठीक है, पोर के अंदर जब कोई चीज़ फ्लो हो रही है, कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो कितनी रेट से हो रहा है, ठीक है ना, तो उसी को बोल दिया अपनों ने हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2021 के अंदर आया हुआ है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये याद रख लेना और डेफिनेशन को अच्छे से लिख लो कि फ्लो रेट ऑफ लिक्विड विच पास्ड थ्रू ए पोरस मीडियम, ठीक है, अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब एक यूनिट जो वैल्यू है अपने पास, वॉल्यूम है, उसमें से जो है लिक्विड का फ्लो होना और जो कितनी रेट से फ्लो हो रहा है उसी को बोल दिया हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोल दिया अपनों ने। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या बोला है कि लिक्विड क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। ठीक है, अब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो अपने को पता है कि सैंड जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या है, जो मैक्रोपोर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और माइक्रोपोर कम होते हैं। ठीक है, कले के अंदर माइक्रोपोर ज़्यादा होते हैं लेकिन उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने यदि पिछली वाली सारी क्लासें लगाई है तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, पोर स्पेस वाली बात। ठीक है, अब एक तो मेरे पास सैंड है ये मान लो, ठीक है, एक मेरे पास क्ले है, तो यदि मैं पानी डालूंगा इसके अंदर, ठीक है, तो सबसे जल्दी पानी किसके अंदर नीचे पहुंचेगा, तो ये जो सैंड है इसी के अंदर पहुंचेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पोर स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, पोर स्पेस ज़्यादा मतलब बड़ा है, पोर स्पेस है तो पानी जल्दी नीचे आएगा। इसके अंदर पोर स्पेस तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन माइक्रो पोर स्पेस है तो पानी को नीचे आने में क्या है, टाइम लगेगा। ठीक है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पानी को होल्ड करके रखेगी। ठीक है, तो ये क्या है, पानी यहाँ पे धीरे धीरे आएगा। तो अपनों ने क्या लिखा है कि फ्लो रेट मतलब कितनी रेट से, तो जो इसके अंदर पानी है वो ज़्यादा रेट से फ्लो होएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कम धीरे धीरे पानी नीचे पहुंचेगा। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का एक रूल याद कर लेना कि जो सैंड होती है इसके अंदर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम लोमी के अंदर, ठीक है, उससे कम सिल्ट के अंदर, उससे कम क्ले के अंदर। तो एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है। आपके पास यही चार ऑप्शन होते हैं, तो आपको आंसर किस पे टिक करना होता है, सैंड पे टिक करना होता है कि जो सैंड सॉइल होती है इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और यदि आपसे मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम किसकी होती है, क्ले की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है सबसे कम होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग
हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो सबसे पहला मैं यदि फैक्टर लूँ तो वो लेता हूँ टेक्सचर। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि आप क्लास को इस, क्योंकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की क्लास होती है, ठीक है, आधे घंटे के अंदर मान लो अपने 1 पेज या 1.5 पेज मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन उस 1-1.5 पेज को इतने अच्छे से कवर कर लीजिए, क्लास के अंदर ही हो जाता है आपको। यदि आप साथ साथ बढ़िया तरह क्लास लगा रहे हो तो आपको दोबारा क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो दोबारा क्लास को एक बार लो, नोट्स बनाओ अच्छी तरह से, और 5 मिनट के अंदर सारा रिवाइज हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे अपनी ये कैपेसिटी बढ़ाओ कि आज हम लोगों ने 1 पेज पढ़ा, कल दूसरा, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे आज अपनों ने पहला पेज पढ़ लिया, अगले दिन दूसरा, दूसरे दिन जब पढ़ो तो आप इस पहले को पहले पढ़ के आओ फिर ये, ताकि आप जब लास्ट के अंदर अपनी जब सोयल साइंस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मैं आधे घंटे के अंदर पूरी सोयल साइंस कवर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अपने को रूटीन बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि साथ साथ क्लास से लेते रहो। अब मैंने जब टेक्सचर कराया तो उसके अंदर मैंने बताया था एक तो कोर्स, ठीक है, एक फाइन टेक्सचर। कोर्स के अंदर क्या आता है सैंड, और फाइन के अंदर क्या आ जाती है क्ले आ जाती है। अपनों ने जब ODR चैप्टर किया था उसके अंदर अपनों ने इसका जिक्र किया था कोर्स और फाइन सैंड का, ठीक है, फाइन जो है और कोर्स जो है इसकी बात की थी। तो कोर्स के अंदर मैंने कहा था सैंड आती है। अब देखिए अपनों ने क्या पढ़ा कि जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, सैंड की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है मैंने कोर्सर लिया है, तो कोर्सर का जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है वो क्या आएगी हाई, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हाई। फाइन है, फाइन के अंदर पानी जो है धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा तो इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी कम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा टेक्सचर का। टेक्सचर के अंदर एक कोर्सर होता है, एक फाइन टेक्सचर होता है। कोर्सर टेक्सचर की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हाई और फाइन की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम होती है। सेकेंड नंबर पे यदि मैं फैक्टर लूँ तो वो है स्ट्रक्चर। जब अपने स्ट्रक्चर किया था प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉक की, ठीक है, स्फेरॉइडल, तो उसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से कराया था कि प्लेटी के अंदर मैंने तभी तो वो हिंट लिखाई थी कि प्लेटी के अंदर कौन सी सॉइल होती है ना, प्रिज्मेटिक के अंदर कौन सी होती है, ब्लॉकी के अंदर कौन सी होती है, स्फेरॉइडल के अंदर, ताकि आपको हर चैप्टर आसानी से समझ आ जाए। इसीलिए मैंने वो टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से कराया था आपको। उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बढ़िया तरीके से कराई थी ताकि आपके जो आगे वाले कंसेप्ट है वो सारे कवर हो जाए। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने एक प्लेटी स्ट्रक्चर लिखाया था। तो प्लेटी स्ट्रक्चर में आपको पता है कौन सी सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है। प्लेटी के अंदर कौन सी होती है, क्ले होती है। इस टाइप से याद रखना, क्ले के लास्ट में वाई आता है और प्लेटी के लास्ट में भी वाई आता है, तो इसमें कौन सी सॉइल होगी, क्ले सॉइल। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। प्लेटी के अंदर यदि क्ले सॉइल है तो क्ले की तो क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम है, तो प्लेटी की भी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं स्फेरॉइडल की बात करूं, स्फेरॉइडल के अंदर मैंने कहा था पोरोसिटी इसकी क्या होती है, बढ़िया होती है, ठीक है। क्रम्ब जो स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, इसके अंदर जो एक मैंने आपको दो लिखाए थे, ग्रेनुलर और क्रम्ब, ठीक है। जो क्रम्ब होता है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो जो क्रम्ब होती है इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ आ गया। जो प्लेटी होती है उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम, क्योंकि उसके अंदर क्ले सॉइल आ रही है। स्फेरॉइडल के अंदर पोरोसिटी अच्छी होती है इसलिए इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं तो अपनों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि ऑर्गेनिक मैटर जब डालते हैं सॉइल के अंदर तो उससे उसकी पोरोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आपने 12th के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। यदि आप 12th में ही हैं तो आपने अपनी बुक्स के अंदर शायद सेकंड चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर किसी सॉइल के अंदर डालते हैं तो उसकी पोरोसिटी बढ़ जाती है। यदि पोरोसिटी बढ़ जाएगी तो पानी का जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा पानी नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर डालने से क्या होगा, जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कब हो जाएगी, जब ऑर्गेनिक मैटर अपने क्या करेंगे उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ज़्यादा होगा तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ अपने ले लेते हैं कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस की बात करूं
सॉइल कॉम्पैक्ट होगी, मतलब जो पोर है उनका साइज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, कम हो गया तो पानी भी धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो कॉम्पैक्टनेस से क्या हो जाता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है। आप ऐसे जो फैक्टर होते हैं ना जो अफेक्ट करते हैं, इनको आप थ्योरी टाइप ना लिखिए, इस टाइप से लिखिए, जैसे कॉम्पैक्टनेस लिख दिया, इसके आगे लिख दो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और ये तीर का निशान लगा दो, ताकि अपने को पता लग जाएगा कि कॉम्पैक्टनेस से क्या हो रही है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम हो रही है। आप कम कंटेंट लीजिए लेकिन उसको इतने अच्छे से तरीके से कीजिए कि आपको आसानी से याद हो जाए, आपको कोई दूसरी चीज़ देखनी ही ना पड़े, ठीक है। कंटेंट कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा कंटेंट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो साइंस फील्ड होता है उसके अंदर क्या अपने को कम कंटेंट लिखना होता है। आप जब कॉपी के अंदर आर्ट के अंदर देखा होगा कि उनके अंदर 23 पेज भरने होते हैं, तो भरने होते हैं, अपना ये रूल नहीं है, अपने जब 5 पेज भर के हैं लेकिन उसके अंदर अपनों ने सही कंटेंट लिखा है तो उसके नंबर मिलते हैं अपने को, ठीक है। पेज भरने से कुछ नहीं आता, तो अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए। कॉम्पैक्टनेस है तो इससे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम होती है। अब आप 4 महीने लगा दी, इसके अलावा अपने जैसे टिलेज से मानो, तो टिलेज से क्या हो रही है, पोरोसिटी बढ़ रही है, पोरोसिटी बढ़ रही है तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके बाद अपने पोरोसिटी ले लेते हैं, तो पोरोसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पडलिंग से क्या होगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी घट जाएगी। अपनों ने जब ODR वगैरह ये किया, इनके अंदर अपनों ने सारे कंपोनेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप किसी भी कंपोनेंट पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं इससे क्या होता है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट मैंने आपको अच्छी तरह से कराया हुआ है। 4 मैंने लिखा दिया, इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया टिलेज लिख सकते हो आप इसके अंदर, और क्या बता सकते हो, टिलेज हो गया, पडलिंग हो गया, ठीक है, ये हर कोई पोरोसिटी हो गया, ठीक है, इससे आप बता सकते हो कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि आपने चीज़ें समझ रखी हैं तो आपके सामने कोई भी पॉइंट लिख दिए तो आप उसको आसानी से बता सकते हो, ठीक है। ये था हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी चैप्टर। अपने यहाँ एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, वो है वाटर पोटेंशियल। उसके अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको कर लेते हैं। और इसके बाद अपने सोइल फिजिक्स से लगभग कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ एक टॉपिक रहता है थर्मल प्रॉपर्टीज़, उनको अपने 2 दिन के अंदर 2 क्लासेज होएगी, वो पूरा हो जाएगा। फिर सोइल फिजिक्स अपनी लगभग 100% कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपने पेडोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेडोलॉजी पर ज़्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि उसमें कंसेप्ट है, ठीक है, टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो उनको याद करना ज़्यादा पड़ेगा और वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, ठीक है। इसके जो सोइल फिजिक्स के स्टार्टिंग वाले चैप्टर थे जिनको समझना जरूरी था। अब बात करते हैं वाटर पोटेंशियल की। ठीक है, वाटर पोटेंशियल की बात करूं, हिंदी में बोलते हैं जल विभव। अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर जल विभव से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उसी को करेंगे अपने, ठीक है। बाकी थ्योरी में जाओ तो इसकी बहुत थ्योरी है, ठीक है। वैसे जल विभव बता देता है। वाटर पोटेंशियल होता है क्या है कि मान लो अपने पास कोई यूनिट मास है, ठीक है, या अपने पास कोई भी एक इक्विपमेंट मान लो, या कोई भी मीडियम मान लो, या कोई भी सिस्टम मान लो जिसके अंदर क्या है, पानी बह रहा है, ठीक है, वो बह रहा है, उसकी जो क्षमता है ना पानी बहने की, उसी को बोलते हैं जल विभव, ठीक है। कोई भी मीडियम में, ठीक है, कोई भी मीडियम में जल की जो बहने की जो क्षमता होती है ना, इस कैपेसिटी को क्या बोल देते हैं, जल विभव। छोटा सा है, आसानी से समझ लिया, ठीक है। थ्योरी पे इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत बढ़िया अजीब अजीब सी लिखी हुई है, ठीक है ना, तो अपने को उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। अपने उसी तरह इतना याद रखना है, जल विभव होता है क्या है कि कोई भी मीडियम है उस पर जल की जो बहने की क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, जल विभव बोलते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन डब्ल्यू से। वाटर पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन डब्ल्यू से। अब ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है। साइन डब्ल्यू बराबर में क्या होता है, साइन ओ प्लस साइन एम प्लस साइन पी प्लस साइन जी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। साइन डब्ल्यू इक्वल टू साइन ओ प्लस साइन एम प्लस साइन पी प्लस साइन जी, ठीक है। इसके अंदर साइन डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, और साइन ओ का मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। साइन एम का हो गया मैट्रिक पोटेंशियल, और पी का हो गया प्रेशर पोटेंशियल, और इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। लिख लीजिए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसका क्या हो गया, मैट्रिक पोटेंशियल, इसका क्या हो गया, प्रेशर पोटेंशियल,
इनके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। और ग्रेविटेशनल, ठीक है, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन चारों को मिलाकर अपने क्या है वाटर पोटेंशियल को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब अपने एक ही चीज़ की बात कर लेते हैं, इसमें से ये दो इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन करेंगे अपने सभी को ही। ठीक है, एक दो दो पॉइंट इनके हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल की। अब देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है अपना जो सॉइल होती है उसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो सॉइल के अंदर साल्ट प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जो पोटेंशियल बनता है उसी को बोल देते हैं अपने ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप्ड बाय साल्ट विच आर प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, जो सॉइल के अंदर साल्ट प्रेजेंट्स है उनके द्वारा जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप्ड होता है उसी को बोल देते हैं अपने ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप्ड बाय साल्ट। ठीक है, किससे डेवलप्ड हो रहा है, साल्ट से, कौन जो क्या है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि सॉइल के अंदर जो साल्ट है उससे जो पोटेंशियल डेवलप्ड हो रहा है ना उसी को बोल देते हैं अपने ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे अपने बात कर लेते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल अपनों ने कर लिया है। यदि आपको याद है तो मैंने वाटर का क्लासिफिकेशन कराया था, उसके अंदर अपनों ने एमपी लिख रहे थे ना, मैट्रिक पोटेंशियल, वही चीज़ है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू जब मैंने लिखाई थी तो क्या लिखाई थी, बार के अंदर लिखाई थी ना, 0, -1.1, ठीक है, -15 बार, -31 बार। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, वही है वो मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कि पोटेंशियल डेवलप्ड बाय सॉइल मैट्रिक्स। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या है, पोटेंशियल डेवलप्ड बाय सॉइल मैट्रिक्स। और देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल पढ़ा है ना उसका तो डेफिनेशन आती है एग्जाम के अंदर। मैट्रिक पोटेंशियल के अंदर पूछा जाता है कि मिनिमम इसका क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डेवलप्ड बाय सॉइल मैट्रिक्स, सॉइल मैट्रिक्स कौन सी, जैसे फील्ड कैपेसिटी, सैचुरेशन पॉइंट, पीडब्ल्यू पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, उनके द्वारा जो पोटेंशियल प्रेजेंट हो रहे हैं उसी को बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी जब मैंने वैल्यू लिखाई थी ये देखो, तो बाकी तो क्या थी, इसकी नेगेटिव वैल्यू थी। ठीक है, जीरो के पॉजिटिव वैल्यू इसकी होती नहीं। ठीक है, जीरो उसके बाद सारी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम जो इसका होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, मैक्सिमम मैट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0। और ये कब होता है, सैचुरेशन पॉइंट पे। अपनों ने पढ़ा था ना, सैचुरेशन पॉइंट लगा तो उस पर कितनी थी, बार वैल्यू 0 थी। ठीक है, बाकी इसका जो होता है नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू कब, जब अनसैचुरेटेड कंडीशन होगी। अनसैचुरेटेड कंडीशन के अंदर इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो ये पूछा जाता है मैट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है, 0। बस ये याद रखना अपने को, मैक्सिमम मैट्रिक पोटेंशियल कब होता है, 0 बार पे होता है। इसके बाद में अपने थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है।
प्रेशर पोटेंशियल की बात करेंगे जब, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है जी, मान लो कोई सॉइल है, ठीक है, अब जब उसके अंदर पानी डालते हैं तो उससे एयर निकलती है, ठीक है, एयर निकलती है, तो जब क्या है अपने सॉइल के अंदर पानी डाले एयर निकल रही, तो वो कितना प्रेशर से निकल रही है, उस प्रेशर को क्या बोल देते हैं अपने, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। इसके अंदर से एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आता है वो लिख लो, ठीक है, या तो ये लिख सकते हो कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा कि पोटेंशियल डेवलप्ड बाय सॉइल प्रेशर, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है वो देख लो, तो इसके अंदर क्या लिखा जाए, मैक्सिमम, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल कब होता है, तो वो होता है वाटर लेवल पे, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इसके अंदर पूछी जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कब होएगा और पॉजिटिव कब होएगा ये याद रखना, नेगेटिव होएगा जब पानी के ऊपर है, अबव द वाटर लेवल, वाटर लेवल के ऊपर होएगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होएगा, और वाटर लेवल से यदि नीचे है बिलो तो ये क्या होएगा, पॉजिटिव, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट याद रख लेना, पॉजिटिव कब होएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव कब होएगा, जब वाटर लेवल से नीचे है प्रेशर तो इसको क्या बोल देंगे, प्रेशर, जो इसका प्रेशर पोटेंशियल होएगा वो पॉजिटिव, और जब प्रेशर है वाटर लेवल से नीचे है तो इसको बोल देंगे नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। अब एक फोर्थ जो मैंने लिखाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके अंदर इसका उल्टा है, इसके अंदर इसका उल्टा है, क्या है, पॉजिटिव, इसी टाइप से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नेगेटिव और पॉजिटिव। एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों ही, लेकिन ये पूछा जाता है कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। बाकी एग्जाम के अंदर सिर्फ आज तक एक क्वेश्चन आया हुआ है, या तो इसके जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो, और या जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किससे डेवलप्ड होता है, तो वो साल्ट के द्वारा। आज तक ये 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, इन्हीं से क्वेश्चन कभी नहीं आया हुआ, फिर भी अपने एक बार पढ़ लेते हैं। तो नेगेटिव कब होएगा, जब ये बिलो होएगा वाटर लेवल के, ठीक है, बिलो द वाटर लेवल। और पॉजिटिव कब होएगा, जब ये अबव होएगा, ठीक है, जब वाटर टेबल या वाटर लेवल से ऊपर होएगा, ठीक है, तो ऊपर होएगा तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल पॉजिटिव, और नीचे होएगा तो ये ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इन दोनों में अपोजिट है, इस चीज़ को बस याद रख लेना। एग्जाम के अंदर कई बार यदि क्वेश्चन पूछ लेता है तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। आज तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने सोचा लिखा देते हैं, ताकि कल को ऐसा ना हो क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ऐसे ना लगे कि सर ने कराया नहीं था, ठीक है। इनके अंदर ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी कल से अपने थर्मल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से करेंगे अपने कल, ठीक है। उसकी 2 क्लासेज होगी, एक के अंदर अपने जो छोटी छोटी टर्म है उनको करेंगे, और एक के अंदर उसके फैक्टर करेंगे, एल्बिडो वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो 2 दिन के लेक्चर हो रहे हैं, फिर सॉइल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपनी रहेगी पेडोलॉजी और सॉइल केमिस्ट्री, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करें। थैंक यू।